Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss Ampere circuital law and its applications. Okay. Now, this Ampere circuital law is useful to find out the expression for magnetic induction at any given point due to current carrying conductor. Okay. जैसे इससे पहले हमने बायट एंड सावर्स लॉ ये डिस्कस किया था, राइट? बायट एंड सावर्स लॉ इज यूजफुल टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ और बायट सावर्स लॉ आर सिमिलर, दे आर सिमिलर. एम्पियर सर्किटल लॉ उसका स्टेटमेंट और मीनिंग यहाँ पर क्लियर करते हैं. The line integral of magnetic field around any closed path is equal to absolute permeability, that is mu 0 times the total current enclosed by the path. Okay. अब यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या होता है. The line integral of magnetic field around any closed path, मतलब according to Ampere circuital law अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इक्वेशन तैयार करना है तो फिर क्लोज पाथ होना जरूरी है. ओके. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लोज पाथ हम ऐसा कंसीडर करते हैं. दिस इज द क्लोज पाथ और इसके अंदर एक कंडक्टर है जहां से करंट पास होता है I1. ओके. और एक कंडक्टर यहाँ पर कंसीडर करेंगे जिससे करंट पास होता है I2. ओके. I3 देन I4. देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट हम यहाँ पर डिफरेंट लेते हैं एंड I5. सी I1, I2, I3, I5 आर मूविंग अपवर्ड whereas I4 इज मूविंग डाउनवर्ड. तो यहाँ पर एक क्लोज पाथ हमने कंसीडर किया है जिसमें से 5 कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है I1, I2, I3, I4 एंड I5. No, the line integral of magnetic field around any closed path. Okay. तो यहाँ पर एक क्लोज पाथ है. तो लाइन इंटीग्रल मतलब क्या होता है? देखिए सपोज यहाँ पर अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर देते हैं. ओके. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dl. Okay. So this is small element. Now, when current passes, for example I1, फर्स्ट कंडक्टर कंसीडर करते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ओके. सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इन सर्कुलर पाथ. नाउ अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? सपोज फर्स्ट कंडक्टर करंट पासिंग वर्टिकली अपवर्ड अलोंग द स्ट्रेट थंब. सो कर्व फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस होगी. सो इट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स and it is produced in a horizontal plane that is perpendicular to the direction of current and direction of conductor. ठीक है. तो इस पॉइंट पर सपोज ये पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेंजेंट होगी. ओके. लेट दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो इन दोनों के बीच एंगल होगा थीटा. ठीक है. तो अब ये स्मॉल एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं. Now this closed path consists of such large number of small elements. Okay. तो उनका लाइन इंटीग्रल लेना है. इंटीग्रल मतलब एडिशन, समेशन. लाइन इंटीग्रल का सिंबल क्या होता है? देखिए इंटीग्रेशन और अगर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो दिस इज लाइन इंटीग्रल. लाइन इंटीग्रल मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं तो ओवर द क्लोज्ड पाथ टोटल इंटीग्रेशन लेना है टू क्लोज्ड पाथ. तो दैट इज लाइन इंटीग्रल. Okay, line integral vector b dot vector dl. This is the meaning. देखिए, line integral of magnetic field around any closed path, that is line integral vector b dot vector dl. What is vector b? Direction of magnetic field. Okay, that is dl vector quantity, small element. Now it is equal to absolute permeability. मतलब mu 0 times the total current enclosed by that path. Let I is the total current. Okay. यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम total current enclosed by the path. So mu 0 in bracket. अब टोटल करंट देखिए इस एग्जांपल में
there are 5 currents, I1 plus I2 plus I3 minus I4 plus I5. ओके, अब यहाँ पर माइनस I5 क्यों? बिकॉज देखिए I1, I2, I3, I5 all are moving upward, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? ओके, सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी इस पॉइंट पर? ड्यू टू ऑल कंडक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्टेड इनवर्ड, लेकिन ड्यू टू I4 ओके वेयर करंट इज पासिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इसलिए यहाँ पर I4 नेगेटिव लिखा है. ओके, सो म्यू 0 I where I is equal to summation I, that is total current, and it is equal to I1 plus I2 plus I3 minus I4 plus I5. ओके, सो यहाँ पर I का मीनिंग आप क्या लेना है हमें? टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट पाथ. अब एक ही कंडक्टर है तो फिर म्यू 0 I होगा या फिर म्यू 0 I1 होगा. ठीक है, राइट. नाउ लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लाइन इंटीग्रल, देखिए डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर. ओके, तो B इंटू dl इंटू साइन थीटा होगा या कॉस थीटा होगा? कॉस थीटा. ओके, सो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एलिमेंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, तो इनके बीच एंगल थीटा होता है. सो दिस इज द मीनिंग. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, दैट मींस लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट वेक्टर dl is equal to the absolute permeability mu 0 times the total current enclosed by that path. Okay, अब mu 0 का मीनिंग आपको क्लियर है? What is mu 0? यहाँ पर लिखते हैं mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 Weber per ampere meter. This is known as absolute permeability. अब absolute permeability का मतलब क्या होता है? That is the ability or capacity of free space, vacuum or air to allow the magnetic lines of forces. Okay, तो mu 0 is nothing but the permeability of free space, और वो कांस्टेंट होती है वैल्यू, that is 4 pi into 10 raised to minus 7. Right, student? Now there are different applications. Okay, Ampere circuital law. तो बेसिकली आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि from Ampere circuital law we can obtain the expressions for magnetic induction. देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट. अब यही एप्लीकेशन हमने बायट-सावर्ट्स लॉ में भी देखा था, है ना? और वहां पर ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन क्या आता है? दैट इज B is equal to mu 0 I upon 2 pi r. ये फॉर्मूला है, राइट? अब यही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ. ओके, तो देखिए यहाँ पर कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, दैट इज x y स्ट्रेट कंडक्टर. ओके, और इसमें से करंट पास होता है I. लेट करंट पासेस फ्रॉम x टू y. Okay, there is only one long straight conductor. Now, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए इक्वेशन तैयार करना है at point P. Let this point is P. Okay. If we draw perpendicular, let this distance is equal to r. तो ये perpendicular होगा यहाँ पर. Okay. Now, अब स्ट्रेट कंडक्टर है, मतलब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होगी? Around the curved finger, that is in the horizontal plane. Okay, perpendicular to the direction of current. Now at point P, magnetic induction की डायरेक्शन कैसी होगी? अगर करंट अपवर्ड जाता है तो देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द फिगर. ओके, तो यहाँ पर ये ऐसी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. ओके, डायरेक्टेड इनवर्ड. अब डायरेक्टेड इनवर्ड मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा बाय द क्रॉस. इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड. ओके, अब यहाँ पर अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं dl,
dl। ओके, तो इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, दैट इज टेंजेंशियल। तो dl और b के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। और यहाँ पर हमें cos थीटा की वैल्यू लगने वाली है, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ओके, देखिए अब यहाँ पर लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ओके, इज इक्वल लाइन इंटीग्रल b dl cos थीटा, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ओके, इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल b इंटू dl, बिकॉज cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 हो जाएगा। ओके, नाउ लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल, अब b मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट p वो तो कांस्टेंट रहेगी, सो b कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर लाइन इंटीग्रल dl। ओके, सो लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू b इनटू, अब लाइन इंटीग्रल dl का मतलब क्या होता है? देखिए, दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट I। ओके, वी कंसीडर पॉइंट P एट डिस्टेंस R, और यहां पर हमने एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ किया है। ओके, सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज क्लोज्ड पाथ, और क्लोज पाथ के ऊपर यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट हमने dl कंसीडर किया है। सो दिस इज नोन एज एम्पियर्स सर्कल, एम्पियर्स imaginary circle। okay, or it is also known as Ampere's construction। so this can be considered as closed path। so this closed path, circular path, consists of such small n number of small elements dl। okay, अब इन सबकी एडिशन यहाँ पर होगी, so that we will get circumference of the circle। तो इंटीग्रेशन dl के जगह पर क्या लिखेंगे हम? the total curve path of closed path। so this is 2 pi r, where r is the radius of this imaginary circle around the conductor। let this is equation number 1। now according to Ampere's law, ये यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिए, लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl is equal to mu 0 I, that is absolute permeability times the total current। अब यहाँ पर एक ही कंडक्टर है, तो करंट कितना पास होगा? I। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl is equal to mu 0 times the total current passing through conductor। और देखिए यहाँ पर ये क्लोज पाथ है, तो इसके अंदर एक ही कंडक्टर है और करंट कितना पास करता है? I। सो टोटल करंट इज I। let this is equation number 2। now from equation 1 and 2, देखिए लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ पर लाइन इंटीग्रल b डॉट dl, लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट dl, तो ये राइट हैंड साइड हम कंपेयर कर सकते हैं। तो b into 2 pi r is equal to mu 0 I। okay, therefore b is equal to mu 0 I divided by 2 pi r। okay, this is the इक्वेशन। देखिए ये इक्वेशन ऑब्टेन होता है ना, mu 0 I upon 2 pi r, mu 0 upon 2 pi r, where r is the distance of given point where magnetic field is to be determined, okay, from the straight conductor। this is distance r, and I is the current passing through straight long current carrying conductor। ठीक है स्टूडेंट्स, so this is equation number 3। तो ये यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन होता है, magnetic induction at a point due to a long straight conductor carrying current। ठीक है, now second application, that is magnetic induction along the axis of, उसमें नंबर 1 solenoid and second toroid। ओके, अब यहाँ पर solenoid और toroid का मीनिंग पहले क्लियर कर देते हैं। what is solenoid? solenoid is nothing but the insulated wire is wound on hollow cylinder, जैसे कि यहाँ पर स्प्रिंग टाइप एक कॉइल तैयार हो जाती है having length। okay, that is known as solenoid। okay, for example देखिए, सपोज एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, okay,
अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर इसके ऊपर ऐसे वुंड करते हैं तो एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर तैयार होगा कॉइल का, ओके, सच दैट द डायमीटर ऑफ द कॉइल इज वेरी स्मॉल compared to the length of the solenoid. Okay, so this is solenoid. Now when current passes through it, let current I passes through it, okay, it moves along this circular path, okay, through the solenoid, and this is the direction of current. तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अब देखिए इस सर्कुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है, ओके, अगर थंब डाउनवर्ड करते हैं हम तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, फ्रॉम P टुवर्ड्स द Q, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड, PQ इज द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड, तो यहाँ पर अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। देखिए दिस इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द बार मैग्नेट, ओके, सपोज यहाँ पर solenoid, this is part of the solenoid, okay, now magnetic lines of forces develop at the axis, and outside the solenoid these magnetic lines of forces are moving like that, in this way, okay, suppose this pole acts as, this circular coil acts as N pole, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो जाएंगे, ओके, और यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर यहाँ पर एंड हो जाएंगे, सो दिस सर्कुलर कॉइल ऑफ सोलेनोइड एक्ट्स एज S पोल और ये N पोल, ओके, क्लियर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड एंड अराउंड द सोलेनोइड, ओके, देखिए ऑल magnetic lines of forces align along the axis, they are crowded literally along the axis, okay, so यहाँ पर क्या होता है, around the solenoid that magnetic lines of force distributed uniformly, देखिए suppose एक coil यहाँ पर consider करते हैं, circular coil, okay, one end of the solenoid, तो यहाँ पर अगर N pole act करता है तो magnetic lines of forces originate हो जाएंगे, तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो जाएंगे एंड दे मूव आउटसाइड लाइक दैट, ओके, सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट इन ऑल डायरेक्शंस एंड देन एंड इन अदर एंड, ओके, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्राउडेड कहां पर होंगे, अलोंग द एक्सिस PQ, और बाहर आने के बाद फिर वो 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ओके, और फिर around the solenoid, and in this way the magnetic lines of forces are moving, therefore magnetic field along the axis maximum होगी, तो along the axis magnetic field के लिए हमें इक्वेशन यहाँ पर तैयार करना होगा, ओके, now by applying एम्पियर सर्किट लॉ हमें एक क्लोज पाथ चाहिए, ओके, सो PQ is axis, यहाँ पर एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं, PQRSP, this is the rectangular closed path, right, now current passing through this solenoid is I, let number of turns in the solenoid is N, capital N, okay, therefore now line integral vector B dot vector dl, okay, suppose along the path PQ यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं dl, तो देखिए dl की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, तो यहाँ पर थीटा कितना होगा, थीटा होगा 0 डिग्री, नाउ अलोंग द पाथ QR अगर यहाँ पर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं dl, ओके, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, अलोंग द एक्सिस, तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर थीटा होगा 90 डिग्री, ठीक है, और फिर से यहाँ पर अगर हम अलोंग RS स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं dl, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, ओके, अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और dl की डायरेक्शन अपोजिट एग्जैक्टली, सो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 180 डिग्री,
अगर यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं dl, ओके, तो dl की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम p टू q, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ओके, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 और cos 180 डिग्री के लिए वैल्यू होती है -1, ठीक है। नो लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl along the total closed path pqrs, ओके, इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, नो, अब pqrs क्लोज पाथ अगर यहां पर लेना है तो पहले ये सेगमेंट लेना होगा हमें, p टू q वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ओके, प्लस अब ये सेकंड पाथ यहां पर लाइन इंटीग्रल फ्रॉम q टू r b डॉट dl प्लस लाइन इंटीग्रल अब r टू s वेक्टर b डॉट वेक्टर dl प्लस लाइन इंटीग्रल नाउ s टू p वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ठीक है। और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू, अब पहले यहाँ पर देखिए लाइन इंटीग्रल p टू q, ओके, b डॉट dl को हम क्या लिखेंगे, b dl cos थीटा, राइट, प्लस लाइन इंटीग्रल अब q टू r b dl cos थीटा प्लस लाइन इंटीग्रल r टू s b dl cos थीटा, ओके, और लास्ट वाला s p, लाइन इंटीग्रल s p b dl cos थीटा, और यहां पर हमें एंगल सब पता है, सो लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ओके, इज इक्वल टू, अब देखें along PQ थीटा कितना होता है 0, तो cos थीटा मतलब cos 0 पहले हो जाएगी 1, तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रल, ओके, B into dl रहेगा, दिस इज along P to Q, ओके, प्लस अब सेकंड देखिए यहाँ पर along QR थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 मतलब 0, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, ओके, देन यहाँ पर लाइन इंटीग्रल थर्ड वन r to s rs b dl into -1, बिकॉज यहाँ पर एंगल कितना है थीटा 180, सो cos 180 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। और लास्ट वाला सेगमेंट देखिए s to p थीटा कितना है 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0, तो लास्ट टर्म भी यहाँ पर 0 हो जाएगी, ओके, सो लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू, अब यहाँ पर b कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर रह जाएगा, तो लाइन इंटीग्रल p टू q इनटू dl, ओके, प्लस अब ये 0 हो जाती है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपको कि along the axis all magnetic lines of forces are crowded along the axis, तो along the axis magnetic field strong होगी, ओके, और जैसे ये किसी भी एक एंड पर ऑफ द सोलेनोइड सर्कुलर एंड होता है, वहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो जाते हैं, मतलब मूव आउटवर्ड, सो दे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, तो देखिए अलोंग द एक्सिस यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड है, ओके, कंपेयर टू एट दिस पॉइंट, देखिए अगर अलोंग द एक्सिस 100 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितने लाइंस की होगी, 100 लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की होगी, ठीक है, लेकिन 100 लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हो सकती है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सिंगल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल कंपेयर टू 100 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, राइट स्टूडेंट, तो इस वजह से यहाँ पर मतलब आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक इंडक्शन नेग्लिजिबल होती है, तो वी कैन कंसीडर इट एज 0, ओके, तो ये नेक्स्ट 0 हो जाएगा, तो लाइन इंटीग्रल वेक्टर b
डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू b इनटू, देखिए इंटीग्रेशन dl लेना है, कहां से कहां तक, p टू q, लेट दिस लेंथ ऑफ द सोलेनोइड ओके इज l, कैपिटल L, and how many number of turns are there, capital N, okay, total length of solenoid is L. तो from P to Q अगर हम स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो उनकी एडिशन क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड दैट इज इक्वल टू L. सो इंटीग्रेशन dl को हम यहाँ पर L लिखते हैं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ओके, स्टेटमेंट क्या है इसका, लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट. ओके, देखिए यहाँ पर एक टर्न है तो इसमें से कितना करंट पास होता है, I, सेकंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ओके, तो यहाँ पर ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट होगा नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट पासिंग थ्रू ईच टर्न Ni. This is total current, okay, through this closed path. This is equation number 2. Now left hand side देखिए सेम है तो राइट हैंड साइड हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं. Therefore from equation 1 and 2 BL is equal to mu 0 Ni. Okay, so B के लिए फॉर्मूला क्या होगा, mu 0 N by L into I, right? So this is the formula. So this gives the magnetic induction along the axis of solenoid. तो यहाँ पर हम axis लिखते हैं. Okay, this is the expression for magnetic induction along the axis of solenoid. Now B is equal to mu 0 small n into I. इसको हम ऐसे लिखेंगे. This is equation number 4. मतलब यहाँ पर small n का मतलब क्या होगा, n divided by L, that is number of turns per unit length of the solenoid. देखिए ये भी यहाँ पर फॉर्मूला होगा mu 0 Ni. अब यहाँ पर स्मॉल n का मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द solenoid, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. देखिए अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऐसा दिया है तो उसका यूनिट क्या होगा, टर्न्स पर मीटर. ओके, तो ये डायरेक्ट वैल्यू स्मॉल n की होगी तो ये फॉर्मूला यूज करना है. अगर सेपरेटली दिया है नंबर ऑफ टर्न्स 100 है और लेंथ यहाँ पर 2 मीटर है, वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम निकाल सकते हैं तो ये फॉर्मूला यूज करना है. ओके, तो जनरल ये फॉर्मूला आप याद रखिए, B is equal to mu 0 Ni, where n is number of turns per unit length होता है हमेशा. ओके स्टूडेंट्स, तो along the axis मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, mu 0 Ni. Now at one end of solenoid, one end of the solenoid मतलब one end पर, just outside the one end, okay, along the axis but just outside the solenoid, तो वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होती है, तो B end मतलब किसी एक एंड पर मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू कितनी होती है, B end is equal to half of B axis. So this is half mu 0 Ni. ये इक्वेशन होता है. इसका मीनिंग क्या होगा, देखिए अगर एक्सिस पर टोटल 100 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो एट वन एंड ओके तो हाफ ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. देखिए जैसे यहां पर जैसे एंड कॉइल यहां पर होगी तो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्प्रेड हो जाएंगे एक दूसरे से, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैज प्रॉपर्टी टू एक्सर्ट लैटरल प्रेशर. ओके, उनके बीच रिपल्शन होता है तो ये रिपेल हो जाएगी और मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो इस पॉइंट पर इट इज कंसीडर दैट एट दिस पॉइंट हाफ ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर रिमेनिंग. तो फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर हाफ है तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी हाफ ही रहेगा ना, बिकॉज मैग्नेटिक, व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट द एरिया दैट रिलेटेड टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड होते तो वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन ज्यादा होगा. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर वाइडली सेपरेटेड होते तो वहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन वीक होगा. ठीक है,
तो ये इसका लॉजिक है यहाँ पर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, अब टोरॉइड का मतलब सोलेनोइड ही होता है। जैसे देखिए सोलेनोइड स्ट्रेट होता है यहाँ पर, ओके, लेकिन अगर इसी स्प्रिंग टाइप कॉइल को हम बेंड कर देते और सर्कल बनाते तो दैट बिकम्स टोरॉइड। देखिए एक एंड यहाँ पर है और दूसरा एंड अगर बेंड करते हैं तो दैट फॉर्म्स अ सर्कुलर सोलेनोइड, दैट इज नोन एज टोरॉइड। ओके, टोरॉइड और सोलेनोइड एक ही होता है। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, सोलेनोइड स्ट्रेट होता है और टोरॉइड सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखिए यही सोलेनोइड अगर हम इसको बेंड करते हैं तो ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। लेट करंट passes through this toroid is I. Okay, now that center of this toroid is O. Okay, and let R is the radius of this toroid. तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां पर होगी, along the axis of the solenoid, वैसे यहाँ पर along the axis of the toroid होंगे। ठीक है, नो अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी क्लोज पाथ मिला है, सर्कुलर पाथ, दैट इज क्लोज पाथ, जिसकी रेडियस कितने आ रहे हैं। ओके, नो अब यहाँ पर पहला इक्वेशन देखिए, लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ओके, इट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल बी डीएल कॉस थीटा। देखिए अब इस पॉइंट पर हम कंसीडर करते हैं स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल and along the, suppose at this point if we draw tangent, so tangent is nothing but the direction of magnetic induction at this point। तो dl और b दोनों की डायरेक्शन एक ही होगी, मतलब थीटा कितना होता है यहाँ पर 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो लाइन इंटीग्रल b into dl, so b कांस्टेंट इंटीग्रेशन dl, ओके, तो b into अब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके, जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उन सब के एडिशन करने होंगे, तो वी गेट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो लाइन इंटीग्रल डीएल की वैल्यू क्या होगी, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। so this is equation for line integral b dot dl। okay, now according to Ampere's लॉ स्टेटमेंट क्या होगा, लाइन इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ओके, इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स टोटल करंट। अब यहां पर भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स सपोज कैपिटल N है और करंट थ्रू ईच टर्न कितना पास होता है I, तो टोटल करंट कितना हो गया N into I। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करना है बिकॉज़ लेफ्ट हैंड साइड सेम है। तो यहां पर देखिए b into 2 pi r is equal to mu 0 n I। so b के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, b is equal to mu 0 n I divided by 2 pi r। so this is equation for magnetic induction along the axis of the toroid। तो यहाँ पर देखिए n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड, I करंट पासिंग through the toroid, small r is the radius of this toroid। okay, now this can be written as b is equal to mu 0 n I, equation number 4 है, because यहाँ पर small n का मतलब क्या होगा, n is equal to capital N divided by 2 pi r। so this is nothing but number of turns per unit length, because what is 2 pi r, 2 pi r is the circular length of the toroid। ओके, और n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, सो स्मॉल m का मीनिंग यहाँ पर वही होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोरॉइड के अंदर स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालेंगे आप, n डिवाइडेड बाय 2 पाई r, या फिर r और नंबर ऑफ टर्न्स दिए तो इक्वेशन नंबर 3 हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली वैल्यू दिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन टोरॉइड, तो फिर आपको स्मॉल m की वैल्यू दिए, मतलब ये फार्मूला आपको यूज करना है। ओके, सोलेनोइड हो या फिर टोरॉइड हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम है, अलोंग द एक्सिस mu 0 n I, mu 0 n I। ओके, इन सोलेनोइड स्मॉल n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
अब यहाँ पर वही उसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट सर्कुलर लेंथ, मतलब सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, ये दो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए, राइट।